नमस्कार। आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम तो आप सभी लोगों को मालूम है। मेरा नाम सैयद जफर इस्लाम है। साथ साथ हमारे कॉलीग जो है जो चेन्नई से हैं, हमारे तमिलनाडु बीजेपी से हैं, वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर नारायण त्रिपाठी जी। वैसे तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जिसका जिक्र बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं कि तमिलनाडु का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो एक भारत की एक विरासत है और उसके बारे में बार बार हम जिक्र भी करते हैं। लेकिन आज वहां की जो सरकार है डीएमके अपनी विरासत चला रहा है और वहां की जो विरासत में कहीं न कहीं एक जहर घोल रहा है और वो जहर है करप्शन का जहर। आपको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉट वंस मेनी टाइम हैव स्टेटेड दैट वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड वी हैव एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस और अबाउट करप्शन। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कई दिनों में हमने देखा है, जब से डीएमके की सरकार आई है, वहां करप्शन जो है रैम्पेंट हो रहा है। मैं कुछ लोगों को शायद पता होगा, कुछ लोगों को शायद इसकी जानकारी भी नहीं हो कि डीएमके फाइल्स नाम के हमारे जो तमिलनाडु के बीजेपी के प्रेसिडेंट है अन्नामलाई जी, उन्होंने डीएमके फाइल्स जारी भी किया था 14 तारीख को। उसमें बहुत सारे ही हैज एक्सपोज डीएमके गवर्नमेंट ऑन मेनी ओकेजन्स एंड पर्टिकुलरली ऑन 14th of April he has showcased the kind of corruption which has been done by DMK, especially when it comes to amassing wealth through unfair practices. I will give you a brief about the wealth which has been accumulated by 12 top lieutenants of DMK Chief Minister Stalin. Mr. Jagatra Kashakan, 50,000 crore. EV value, 5,442 crore. These are the, I can give you one example, like Mr. Velu had declared in 2021 that his entire asset is only 23 crore. Today, his asset is 5,442 crore. I mean, we really want to understand, हम जानना चाहते हैं कि जिसका 23 करोड़ एफिडेविट में डाला हुआ है 2021 में, वो सडनली 2023 में 5,441 करोड़ कैसे हो गया? आखिर किस तरह से एसेट्स बनाया गया है, कैसे इतनी वैल्यू एसेट्स की हो गई है, जबकि आपके 2 साल में 23 करोड़ से 5,444 करोड़। उसी तरह से अगर आप देखिए के नेहरू जी के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज जो है डिक्लेयर किया है 3 करोड़ और आज जो है वो 2500 करोड़ के 21 में मात्र 3 करोड़। ही हैड डिक्लेयर्ड इन एफिडेविट मिस्टर के नेहरू merely 3 crore in 2021. Today he is worth 2,495 crore. That only shows the kind of rampant corruption being done in the state of Tamil Nadu under the guidance of the chief minister. और सबसे अहम बात है जो आपके सामने मैं सुनाना चाहता हूं आप लोगों को, कि आप देखिए इस पूरे करप्शन के बारे में जिससे हम फाइट कर रहे हैं। हाउ मेनी इनिशिएटिव्स द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज अंडरटेकन टू एलिमिनेट दिस corruption from the society, because it is impacting the common man. They are looting the wealth of the common man. We had heard the Plasi plunder, now we have seen the Stalin plunder these days in Tamil Nadu, because आम आदमी सफर कर रहा है, आम आदमी का पैसा ये लूट रहे हैं। आप जिनकी 3 करोड़ 2021 में वर्थ है, वो आज 2495 करोड़ की है, जिसकी कुछ नहीं वर्थ है, उसके आज वैल्यू के वो 21-23 करोड़ से जो है वो 5,444 करोड़ हो जाता है। उससे समझ में आता है कि किस तरह का करप्शन हो रहा है। लेकिन इस चीज की जो जानकारी देने वाला कौन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं थायागराजन, पीटीआर थायागराजन जी, वो एक जर्नलिस्ट से जब बात कर रहे हैं, व्हेन ही इज टॉकिंग टू ए जर्नलिस्ट, the finance minister, who is the trusted lieutenant of the chief minister, Mr. Stalin, when he was
talking to a journalist, he revealed, it is not me who is talking about it. I will make you listen to this audio conversation between the journalist and the finance minister of Tamil Nadu, who is a very, very trusted lieutenant of Stalin. He himself said that Mr. Stalin's son-in-law, Sabasiran, and his son Udayanidhi Stalin, both put together, have made 30,000 crore merely in 1 year. How much? 30,000 crore एक साल में उन्होंने बनाया है. ये दोनों का नाम उनके फाइनेंस मिनिस्टर ले रहे हैं कि 30,000 करोड़ एक साल में उनके सन इन लॉ सेबासा सिरेसन और उदयनिधि स्टालिन दोनों ने मिलकर बनाया है. और चिंता क्या है, आप ये सोचिए, चिंता उनकी ये है कि पैसे को कहां छुपाएं, कहां रखें, कैसे नहीं पकड़ाए. I mean, he is worried the way to hide this money which has been made through unfair practices. I mean, the finance minister is saying that he has made 30,000 crore, and where to hide this money? I mean, they are struggling. They are making money because there is a policy, there is a chief minister who is only following a policy of corruption. Obviously, every day they are making 10, 20, 30 crore every day, but they don't know how to hide it because it is unprecedented that they have made such, any government has made this kind of corruption and made this kind of money in 1 year. And this is what they are up to. और ये किसका पैसा लूट रहे हैं, ये किसका नुकसान कर रहे हैं? ये आम नागरिक जो है तमिलनाडु का, कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट, उसका पैसा लूट रहे हैं. This money is looted by this government which actually belongs to a common man on the street. ये गरीब आदमी का पैसा लूट रहे हैं. उनके लिए जो उनके इस पे खर्च करना था वो आज तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और उनके 10-12 जो करीबी साथी हैं, the close friends of Tamiladu's chief minister, put around 10-12 people put together, they have made enormous amount of money through unfair practices. This is evident from the fact that this only suggests the kind of wealth they have created in last 2 years. That is a testimony of the corruption they have committed and how they have made money. आज मैं जो आपको बोल रहा था, मैं उसका वीडियो आपको सुनाता हूं और आपके सामने आपको पता चलेगा कि आखिर वो पैसा कैसे इतना बनाया है. इसकी जानकारी आपको अभी 1 सेकंड में मैं देता हूं. मैं बताता हूं 1 मिनट में. Should we pay it back because of one? I mean, further inclusion about the prosecution. Both of them survey and realize they have made more money over here than they have on the labs. And now it's getting to be a problem how to handle it, how to get covered, how to give it there. And what the agents will pay it. Should we pay it back because of one? I mean, further inclusion about the prosecution. So आपने सुना इसमें क्या कह रहे हैं? फिर से मैं आपको जो बात कर रहे हैं उसको सुना भी देता हूं. आपको सुनाया लेकिन मैं फिर से उसको आपके सामने कहता हूं. They are saying that the Tyagarajanji is talking to a journalist and is saying that Mr. Udayanidhi or Seba Sirasan, they have made more money in 1 year than their grandfathers have made. Means, as a family is known for corruption, that is what he is confirming. First thing that is confirming that the family is known for corruption. It is in their gene, it is there in DNA that they do corruptions whenever they are in power, and they loot the
the assets of which actually should belong to a common man. They are looting the state assets, and this is something which is known even for their grandparents that they were making this kind of correction. But today he is also saying that they have whatever money they have made उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा उनके ग्रैंड पेरेंट्स से बनाया तो उससे ज़्यादा पैसा आज वो बना रहे हैं. दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि एक साल में इतना किसी ने पैसा नहीं बनाया जितना इन्होंने बनाया 30,000 करोड़. ये हम नहीं कह रहे, सब ये उनके त्यागराजन जो मिनिस्टर है वो कह रहे हैं. और तीसरी बात उन्होंने कही कि आज ये प्रॉब्लम आ गई है कि इस पैसे को कहां छिपाएं, वेयर टू हाइड दिस मनी विच इज बीइंग मेड बाय these two people through unfair practices. Every day 10, 20, 30 crores he is making. This is what the finance minister is saying. Now, also I would like to bring to your attention कि आपको डीएमके फाइल्स के बारे में पता ही है, जहां पर 3-4 करप्शंस के बारे में हमने बात की और हमने उनसे सवाल पूछा है कि आप ये बताइए कि दुबई की एक कंपनी जो है जिसके साथ उन्होंने एक नोबल स्टील के साथ उन्होंने एक एमओयू साइन किया है. स्टैलिन साहब खुद गए थे दुबई और उन्होंने एक एमओयू साइन किया नोबल स्टील. अब नोबल स्टील कौन सी कंपनी है, इसका कोई बताएगा? नोबल स्टील में 1,000 करोड़ क्यों इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है? Mr. Stalin has signed an MOU with Nobel Steel based in Dubai. Nobel Steel has agreed to invest 1,000 crore in Chennai. We really want to understand, and we want DMK to tell us the source of income, source of money for Nobel Steel, because Nobel Steel has many directors which belonging to DMK party, including Mr. Abdullah. There are some more. Udayanidhi Stalin is a part of this. And Mr. Mahesh, they were part of this Nobel Steel. So who is the actual promoter of Nobel Steel? What is the source of revenue for Nobel Steel? And how they are making, what is the consideration for they making investment in India? And they have signed an MOU. हम उनसे समझना चाहते हैं कि नोबेल स्टील का आखिर क्या मकसद है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का, वो किसका पैसा है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है नोबेल स्टील का, और इतना पैसा, इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं है कि उस नोबेल स्टील यहां पर इन्वेस्ट कर सके. लेकिन उसके पीछे की जो बात है, जो पर्दे के पीछे है, कि इसके पीछे उदयनिधि जी जो उनके स्टैलिन के सन है वो उस पर डायरेक्टर रहे हुए हैं. मिस्टर महेश जो उनके पार्टी के बड़े लीडर हैं वो उनके उस पर डायरेक्टर रहे हुए हैं और मंत्री भी रह चुके हैं. और ये सारे लोग जो और अब्दुल्ला, मिस्टर अब्दुल्ला जो अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी उसके जो है डायरेक्टर रह चुके हैं. ये लोग उस पर डायरेक्टर है. तो आखिर ये कड़ी आपको समझ में आ रही है कि कहां से पैसा ये आया है और कहां इसको लाया जा रहा है. ये सारा चीज जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, रॉन्ड ट्रिपिंग जो हो रहा है, वो आपके सामने है. हमने उनसे सवाल किया है लेकिन उनकी चुप्पी बंदी है, इसलिए इस पर जवाब नहीं दे रहे. दूसरा चीज, आपको, मैं खुद एक बैंकर हूं, मुझे मालूम है कि कुछ बैंक दुनिया में जाने जाते हैं और कुछ कॉन्टिनेंट जाने जाते हैं जहां से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होती है. वैसे एक ऑस्ट्रेलियन एक बैंक है और ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर, फाइनेंशियल क्राइम रेगुलेटर्स ने इस बात को कहा है कि वेस्ट बैंक जो है वो जाना जाता है बहुत सारे इरेगुलरिटीज जो करती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करती है, उसके लिए वेस्ट बैंक जाना जाता है. खास के अफ्रीका में ऐसे फर्जी ब्रांच खोलते हैं और वहां से जो है कैश लेके उसको जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं. और इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे जो ऑस्ट्रेलियन जो फाइनेंशियल क्राइम जो रेगुलेटर है उसने ऐसी बात कही है. अब वेस्ट बैंक का जो ने 2008 में जो सेंट जॉर्ज बैंक जो लंदन में है उसको मर्ज कर दिया था. सेंट जॉर्ज बैंक में एक डायरेक्टर है श्रीनिवास, और जो अभी फिलहाल जो कंपनी खुली है, जो उदयनिधि स्टैलिन ने जो वहां पर खोली है कंपनी, सबरिसन एक कंपनी खोली है जिसका नाम है स्पेसटेल एंड वॉइसटेक यूके. इसका ऑफिस जो है वो 790 यूएक्स ब्रिज, मिडिलसेक्स, लंदन, ये ऑफिस है. और यहीं पर भी
वो जो सेंट जॉर्ज बैंक का भी एड्रेस है, जिसमें दोनों में कॉमन डायरेक्टर है। श्रीनिवास यहाँ भी डायरेक्टर है और सेबरेसन के साथ ये कंपनी में जो कंपनी स्पेसटेल एंड वॉइसटेक है, दोनों में ये भी डायरेक्टर है। तो ये समझ में आता है कि आप नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। आई विल टेल यू सेम थिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, दैट they have Mr. Sibarisan, the son-in-law of Mr. Stalin, has set up a company in two companies in UK. The name of the company is Spacetel and VoiceTech. Both are set up in have been set up in UK. Their office is 790 Uxbridge, Middlesex, London. And what is common, that St. George Bank's office is also in the same building. And there is one person who is a common director between the two entities. Srinivasan, who is a very close friend of Sibarisan, is also director of in St. George Bank. And he is also director in the two companies which has been set up by Sibarisan, who is the son-in-law of Mr. Stalin. We want to know what is the innovative way. Now they are resorting to innovative methods of money laundering. And we have exposed that the kind of investment they have made through this by setting up these two companies are only illegal, and they are routing their ill-gotten fund through this route. And this is something which has been also spoken by the Australian financial crime regulators, because the St. George Bank has been merged or owned by Westpac Bank, and Westpac Bank is known for doing very many money laundering transactions through Africa. So we want to understand from them what is the arrangement they have with Srinivasan and why they had to set up companies in UK, because they will have to answer, and especially the association with Srinivasan, because St. George Bank is known for money laundering, is something which I am not telling, not my party officer saying, not my colleague Anna Malai saying, but this has been stated by the Australian financial crime regulator. Third question which my colleague, State BJP President Mr. Annamalai has also raised, which I want to also put it across to you. उन्होंने ये भी पूछा है कि जो मेट्रो रेल जो है, चेन्नई मेट्रो रेल, उसमें आखिर किस तरह का अरेंजमेंट किया गया था एस्ट्रॉम प्रोजेक्ट्स के थ्रू, एस्ट्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, कि आपने मित्सुबिशी जैसी कंपनियों को साइडलाइन किया, आपने बहुत सारे पॉलिसी गाइडलाइंस चेंज किए, और इवेंचुअली आपने जो है एक ऐसी कंपनी को जो ब्राइब करने के लिए मशहूर है, जानी जाती है कि ब्राइब करके थ्रू मिडिल मैन ब्राइब करती है, और उसमें 200 करोड़ जो है उस वक्त डीएमके को दिया गया, उसके बेसिस पे ये उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और इसकी अब जानकारी, जैसा हमारे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी सीबीआई को दी जा रही है, सीबीआई है इसको फर्दर हम उनसे आग्रह करेंगे कि सीबीआई फर्दर इन्वेस्टिगेट करे, इसलिए कि ये बहुत ही जो बड़ा करप्शन उस वक्त हुआ था, और इसकी जानकारी इसलिए कि एग्जिम की पॉलिसी को भी उन्होंने साइडलाइन करते हुए ये करप्शन किया था। सो वी ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड बाय आवर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, दैट मिस्टर अन्नामलाई, दैट व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट दे हैड, the DMK government had with Alstom projects, because Alstom project is known to use a conduit, a middleman, to bribe the authorities, and it has been heard that they had bribed 200 crore to win this project. While winning this project, DMK had to violate many guidelines of EXIM, and also they have to accommodate or put up a policy which actually suited Alstom project, and somehow the most competent bidder was Mitsubishi, which has been sidelined by making this kind of amendment in the policy itself. So eventually the contract went to Alstom project, and they had received a bribe of 200 crores. So we want to approach CBI with all the information which has been gathered, and Mr. Annamalai has already stated that he is seeking appointment of CBI, and he will hand over all the information which he has, so that CBI can investigate thoroughly and find out who is the culprit and what kind of arrangement they had. Also, I want to raise this that Mr. Udayanidhi Stalin, जो आज के दिन में
बहुत मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर भी हैं। वो 300 का जो रेड जाइंट करके जो कंपनी है, उसमें 300 करोड़ कहां से आया था? आज उसकी वर्थ 2000 करोड़ कैसे हो गई? आखिर ये कहां से सोर्स इसका? इस सोर्स के बारे में भी हमने पूछा है, हमारे अन्नामलाई साहब ने पूछा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वी ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम DMK and Mr. Stalin and Mr. Udayanidhi that the source of 300 crore which has been put in Red Giant, which is the sole distributor in Chennai, in Tamil Nadu today, and there is a production house of Sun. Put together, they are actually monopolizing the film industry in Tamil Nadu. Also, the worth of 300 crore is now they have stated it is 2,000 crore. We want to understand from where this 300 crore had come. 300 crore come, the source of this 300 crore. We have posed this question, but there is absolutely no reply from DMK. So we want to reiterate that please tell us what is the source of 300 crore, because we want to understand, the people of Tamil Nadu wants to understand that how you have put in 300 crore in Red Giant, which is worth 2,000 crore today. So, मित्रों, मैं just wanted to highlight a few the corruptions के बारे में आपके सामने लेकर आया था, इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम करप्शन को जड़ से उठाड़ना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने कई नीतियां भी लेकर आए हैं, कई पॉलिसी मेजर्स भी लेकर आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे नासूर है जो आपके सामने है, चाहे और वो खासकर यूपीए के पार्टनर्स है। आप जानते हैं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वाड्रा जी हो, चाहे परिवार के और लोग हों, जिस तरह से पूरा परिवार है देश में करप्शन कर रहा था, उसी तरह डीएमके में जो परिवार है वो पूरे तौर से करप्शन कर रहा है। और इसलिए हम उस चीज को एक्सपोज करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो प्रदेश की जनता का जो धन लूटा जा रहा है, इन 10-12 लोग जो उनके करीबी लोग हैं डीएमके के चीफ मिनिस्टर स्टालिन के, उनको हम एक्सपोज करना चाहते हैं, ताकि हम करप्शन को जो है पूरे जड़ से वहां खत्म कर पाए। तो सोल ऑब्जेक्टिव of this press conference is to highlight and expose the DMK government, how they are doing the corruption, how they are making money through unfair practices, how they are making tons of money every day, how they are ignoring the interest of the common man, how they are only safeguarding the interests of 12 strong and trusted lieutenant of DMK Chief Minister Mr. Stalin, and how the entire family, Mr. DMK family, Mr. Stalin, Mr. Udayanidhi and his son-in-law Sebasiran, all put together are making money every day, 30-40 crore, plus the Mr. Tyagarajan, the finance minister of Tamil Nadu, has already confirmed that 30,000 crore has been made through illegal practices in 1 year alone, and they are now trying to hide. But we will not let them live in peace. The agency will do its own work, but we will expose them. And as our BJP Tamil Nadu state president has very clearly stated, that every politician who is indulged in corruption will be exposed by us, and we will continue to do so. Thank you. सर, मेरा सवाल है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की कई सारी एजेंसियां हैं, जो क्या बीजेपी तमिलनाडु में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए केंद्र सरकार से कोई आग्रह करेगी, रिक्वेस्ट देगी, या किसी सेंट्रल एजेंसी के पास भी आप लोग जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको करो? देखिए, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई जी ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 14 तारीख को, कि ये सारे दस्तावेज लेके, उन्होंने समय भी मांगा है सीबीआई से, दस्तावेज लेके वो खुद से सौंपेंगे और आग्रह करेंगे कि इस दस्तावेज और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके पास है, उसके बेसिस पे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी कॉपी कर रहे हैं, चाय कर रहे हैं, चाय वालों से मिल रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, क्या काम आएगा? देखिए,
नकल करने वालों के लिए अमल की भी जरूरत होती है। ठीक है, ये नकल कर रहे हैं, अमल कहाँ है? अमल तो भ्रष्टाचार है। इसमें बाहर निकले हुए हैं, क्या बोलते हैं, बेल पे बाहर है। किस मामले में? करप्शन में, भ्रष्टाचार में। तो कम से कम पहले अमल ज्यादा जरूरी है ना। नकल तो कोई भी कर सकता है। देखिए, राहुल गांधी जी को जो भी लोग जानते हैं, पूरे परिवार के बारे में जैसा मैंने कहा, यूपीए सरकार में जिस तरह से पूरे देश को लूटा, आज उसी का नमूना मैं बता रहा था कि उस तरह से वही परिवार, जो डीएमके परिवार जो है, पूरे प्रदेश को लूट रही है। We have seen that now in past few days, the opposition and Congress party, they have been raising questions on several court judgments. Now they are doing the same with the Narodia party judgment, with the Kapil Sibal and the other leaders, opposition leaders coming out, and they are saying that in today's time, you cannot hope for justice, and in a way they are attacking the government, but the order has come from the court. How do you respond to this? See, this is not the subject of our press conference today. You have digressed a little bit, but only I can say that those who are pointing a fingers on the court are the one who should introspect, because there are instances where they have praised court when it has benefited them, and today when there's judgment which is against their own interest, then they will make this kind of a statement. So it's a very hollow statement which is not backed by any truth. देखिए, ये इसकी मुझे इस तरह के जवाब देने के लिए मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन सही संस्था है इसके बारे में बात करेगी। मेरा वीवीपैट के मशीन के बारे में कहना अनुचित होगा, इसलिए कि मैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूँ। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि कर्नाटक चुनाव शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने एक माहौल बनाने की प्रक्रिया के तहत वीवीपैट मशीन खराब होने का मुद्दा बनाया। देखिए, आप कांग्रेस के स्टेट में बड़े बड़े लीडरों का स्टेटमेंट उठा के देख लिए। जब वो जीतते हैं तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे इलेक्शन में रिजल्ट हो। अभी हिमाचल में बैठे तो उसमें तो नहीं बोला कि भाई यहाँ पर वीवीपैट और ईवीएम में कोई कमी थी, लेकिन हारते हैं तो वो ठेकरा ईवीएम पे फोड़ते हैं। हकीकत तो है कि जनता के बीच में जनता का जो कॉन्फिडेंस और जो सपोर्ट है, जो विश्वास है, वो खो चुके हैं। तो इस तरह की बातें करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो जनता ही जब उनको सपोर्ट करना बंद कर दी है तो कहां से जीतेंगे। उनको जीत के लिए जनता का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा। இன்றைய தினம் எங்களுடைய அகில இந்திய செய்தி தொடர்பாளர் திரு ஜாஃபர் இஸ்லாம் அவர்கள் டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற டிஎம்கேவினுடைய திமுகவினுடைய மிகப்பெரிய ஊழல்கள், வருமானத்திற்கும் அதிகமாக சேர்த்திருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் ஆகியவற்றை மிக தெளிவாக இன்று அகில இந்திய தலைமை அலுவலகத்திலே எடுத்துரைத்திருக்கிறார். இதில் திரு ஜெகத் ரட்சகன், திரு KN நேரு, திரு உதயநிதி ஸ்டாலின், திருமதி கனிமொழி உட்பட 12 திமுகவினுடைய மிக முக்கிய பிரமுகர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டை நாம் கூறியிருக்கிறோம். ஏப்ரல் 14 தமிழ் புத்தாண்டு அன்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் திமுக ஃபைல்ஸ் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆவணத்தை விடுத்திருக்கிறார். மேலும் இன்னும் வரும், அதாவது அதில் பினாமி சொத்துக்கள் உட்பட இன்னும் எப்படிப்பட்ட ஊழல்களை எல்லாம் திமுக செய்திருக்கிறது என்பதை மிக தெளிவாக இன்று நம்முடைய அகில இந்திய பத்திரிகையாளர்களிடையே, ஊடகவியலாளர்களிடையே எடுத்துரைத்திருக்கிறார் நம்முடைய ஜாஃபர் இஸ்லாம் அவர்கள். நோபல் ஸ்டீல் என்கின்ற அந்த நிறுவனத்திலே துபாயிலே 1000 கோடி ரூபாய்க்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் அந்த நிறுவனத்தில் இயக்குநராக திரு உதயநிதி ஸ்டாலின், திரு அன்பில் மகேஷ், திரு MM அப்துல்லா போன்றவர்களெல்லாம் இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் அந்த நிறுவனத்திற்கும் என்ன தொடர்பு?
அந்த பணம் எங்கிருந்து வந்தது, எங்கே அங்கிருந்து கொண்டு வந்து இங்கே ஏன் முதலீடு செய்கிறார்கள் என்பன போன்ற கேள்விகளும், மெட்ரோ ஃபேஸ் 1 அந்த காலகட்டத்திலே அல்ஸ்டோம் லிமிடெடுக்கு, அல்ஸ்டோம் நிறுவனத்திற்கு இவர்கள் சலுகை காட்டி அதில் 200 கோடி ரூபாய் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார் என்பது குற்றச்சாட்டு. அதே போல ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் என்கின்ற ஒரு நிறுவனம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய திரைப்பட துறையையே அது ஆக்டோபஸ் போல முழுங்கி அதை விழுங்கி அதில் இப்பொழுது 300 கோடியாக இருந்த வியாபாரம் 2000 கோடி ரூபாயாக பெருகியது எப்படி? அதே போல லண்டனிலே இருக்கக்கூடிய சென்ட் ஜார்ஜ் பேங்க்ல இயக்குநராக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீனிவாசன் வெங்கடேஷ் என்பவர், அந்த பேங்க் ஆனது, அந்த வங்கியானது மிக மோசடியான வங்கி என்பது உலகம் முழுக்க சொல்லப்படுகிறது. அந்த ஸ்ரீனிவாசன் வெங்கடேஷ் என்பவர் இயக்குநராக இருக்கக்கூடிய வேறு நிறுவனங்களில் சபரீசன் அவர்கள் முதலமைச்சருடைய மருமகன் மாப்பிள்ளை எப்படி 2022 இயக்குநரானார் என்பது போன்ற பல கேள்விகளை இப்பொழுது நாம் எழுப்பியிருக்கிறோம். மேலும் வரக்கூடிய காலங்களில் நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொல்கிறபடி ஊழல் என்பதை முற்றிலுமாக ஒழிக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் எங்களுடைய மாநில தலைவர் தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 14 திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல் குற்றச்சாட்டினை சொத்து பட்டியலை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது மேலும் தொடரும். இதற்காகத்தான் இன்றைய செய்தியாளர் சந்திப்பு. தேங்க்யூ. देखिए, फारूक अब्दुल्ला जी आज निराश हारे हुए एक नेता हैं, इसलिए कि जमीन में उनकी जो भी पकड़ थी वो खत्म हो चुकी है. वहां से करप्शन प्लस टेररिज्म दोनों का खात्मा हो रहा है. तो ऐसे लोग जो इसके बलबूते पे आगे बढ़ते थे, आज कहीं ना कहीं उनको इस बात की समझ हो गई है कि वहां पर एक आम नागरिक मजबूत हो रहा है. जो आर्टिकल 370 के हटने के बाद वहां जो जिस तरह से वेलफेयर स्कीम का पैसा और जो फायदे जो है एक आम नागरिक को पहुंच रहे हैं, जो कभी नहीं पहुंचे थे, आज उसका फायदा पहुंच रहा है. तो जमीन में लोग समझने लगे हैं कि देश की सरकार से इतने दिन से नाता तोड़ने से, दूर रहने से उनका क्या नुकसान हुआ है. और अब उनको कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास जो है देश की सरकार पे है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जितनी वेलफेयर स्कीम है उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो उनको पहुंच रहा है. तो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे और भी उमर अब्दुल्ला हो, या ऐसे नेता जो पाकिस्तान के हिमायती थे, उनके पेट में दर्द जरूर होगा. धन्यवाद.